तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो है हमारे एंड्रयू जैक की तरफ से। वैसे फिलहाल अभी इनका वेट शायद 141 केजी के आसपास चल रहा होगा, जो कि लगभग 315 पाउंड्स के आसपास है। एंड इवन इन्होंने अपनी फिजिक का एक थोड़ा बहुत अपडेट भी डाला हुआ है। तो ये बात तो लगभग सभी जानते हैं कि इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में एंड्रयू भी कम्पीट करेंगे। इवन ये इस साल ओलंपिया में 5th भी आए हुए हैं। तो उस रिगार्डिंग एंड्रयू वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर्स की गिनती में तो करेंटली आते ही है। इवन अगर हम लास्ट ईयर यानी 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक की तरफ देखें तो इवन एंड्रयू प्री जजिंग राउंड में निक वॉकर और सैमसन दादा दोनों से आगे चल रहे थे। तो शायद उस एक बेस पे अभी इनके अंदर ये बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है कि वो इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो को जीत सकते हैं। इवन करंट के उनके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि वो सेकंड या थर्ड प्लेस के लिए अपने प्रेप को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब भाई सैमसन और एंड्रयू में अगर देखोगे तो हाइट का एक फर्क तो आप सबको दिखेगा ही। अब परफेक्ट हाइट तो मुझे दोनों का नहीं पता, बट सैमसन की हाइट शायद 5 फीट 11 इंचेस है और एंड्रयू की हाइट वही है 6 फीट 2 इंचेस। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये क्रिएट हो सकता है कि दोनों बॉडी बिल्डर्स अगर सेम वेट पे आए तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली सैमसन ही एंड्रयू से बड़े दिखेंगे स्टेज पे। इवन शायद सैमसन इस बार भी 300 पाउंड्स के पार ही स्टेज पे आने वाले हैं, और वही अभी करंट पे एंड्रयू का बॉडी वेट जिस तरह से चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रयू सैमसन से ओवरवेट पे आ भी पाएंगे। इवन हो सकता है कि इस बार शायद सैमसन 305 पाउंड्स या 310 पाउंड्स तक के बॉडी वेट पे भी स्टेज पे आ जाए, क्योंकि लास्ट शो यानी प्राग प्रो के बाद उन्होंने अभी तक साइज और वेट दोनों को काफ़ी इंक्रीज किया है। हालांकि एंड्रयू भी अभी एक लीनर साइड पे ही चल रहे हैं, बट स्टिल ये स्टेज कंडीशन वाली फिजिक तो कहीं से नहीं लग रही। तो मुद्दे की बात कि अगर एंड्रयू और सैमसन दोनों एक साथ स्टेज पे कम्पीट करेंगे तो डेफिनेटली साइज वाइज एंड्रयू सैमसन के सामने छोटे ही दिखने वाले हैं, एंड वही एक बहुत मेजर रीजन होगा दोनों के प्लेसिंग्स गैप में। अब अभी भाई शायद इस अपडेट में एंड्रयू की ये फिजिक आप सबको थोड़ी बहुत बिगर या राउंडर साइड पे दिख रही होगी, बट देखने जाए तो एंड्रयू अभी काइंड ऑफ सीजन में ही चल रहे हैं। इवन हाल ही में उनका अनाउंसमेंट था कि शायद वो जनवरी के पहले पहले अपने प्रेप को शुरू करेंगे। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें मेरे ख्याल से एंड्रयू को तो एक लंबे ऑफ सीजन पे जाना चाहिए ही, जिसमें कि वो अपनी साइज को इंक्रीज कर सके, एंड तभी शायद उनके प्लेसिंग्स और फिजिक पे फर्क आएगा। बाकी अगर बात करें आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की तो उसमें एंड्रयू अगर टॉप 3 में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब भाई वो बात करते हैं एंटोइन वैलेंट के ऊपर, जिनका कि आर्नोल्ड क्लासिक से 10 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। तो लास्ट ईयर शिकागो प्रो वाली इनकी जो लुक थी वो नो डाउट काफी बढ़िया, काफी इंप्रेसिव थी। इवन उन्होंने उस शो में टोनियो बर्टन को भी बीट किया था, जो कि इस साल ओलंपिया में 8th आए थे। बट स्टिल हमने ये भी देखा कि टोनियो ने शो बाय शो ग्रेजुअली खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया। तो अगर बात करें एंटोइन वैलिएंट आर्नोल्ड क्लासिक में किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे चांसेस दिखते हैं कि शायद ये सेकंड कॉल आउट के बीच में प्लेस हो। तो देखने जाए तो लगभग एंटोइन ने भी एक अच्छा खासा ऑफ सीजन तो लगाया ही था इस साल, जिसमें कि उन्होंने अपने फिजिक को कहीं ना कहीं ग्रो भी किया है, और जिसका कि मेन रीजन था कि वो अपने अपर फिजिक को ग्रो कर रहे थे, जिससे कि स्टेज पे इनका लोअर फिजिक इनके अपर फिजिक को डोमिनेट ना कर पाए फिर से। एंड अभी के अपडेट्स देखकर लगता है कि शायद वो चीज़ कुछ हद तक काम की भी है। बाकी तो आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे ही पता चलेगा कि ये कैसे फिजिक के साथ आएंगे और सेकंड कॉल आउट में आ पाएंगे भी या नहीं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई हाल ही में माइकल द बुल ने एक टॉपिक या कह लो एक मुद्दे को हाईलाइट किया, जिसमें कि वो ये दिखा रहे हैं कि एक सेम वीकेंड में 5 प्रो क्वालिफाइड शो होने वाले हैं, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन के। तो ये टेक्निकली हो कैसे रहा है? इवन जुलाई में ही ऐसे 5 शोज आपको देखने मिलेंगे, और अगर आप मई महीने में भी देखोगे तो वहाँ भी आपको 3 शोज आपको देखने मिलेंगे, वो भी सेम वीकेंड में। इवन ऐसा ही कुछ सितंबर में भी है जिसमें कि आपको सेम वीकेंड में 4 शोज देखने मिलेंगे, और ऐसा ही कुछ अक्टूबर में भी है। और जिसका रीजन माइकल ने बताया कि शो में तो दिया जाता है बस $2000 के आसपास का प्राइज मनी, जो कि प्रोमोटर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे होता यह है कि उन्हें यानी शो और प्रोमोटर दोनों को क्राउड यानी ऑडियंस मिल जाती है। बट एट द एंड एथलीट मतलब जो बॉडी बिल्डर्स कम्पीट कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता, उल्टा वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं। इवन शो के विनर बनने के बावजूद बॉडी बिल्डर्स खाली हाथ ही जाते हैं। तो भाई इस सिचुएशन में मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रो शोज हो रहे हैं, जिससे कि गेम को भी एक बूस्ट मिल सकता है। बट जब आप शो करवा रहे हो तो कम से कम प्राइस मनी भी अच्छी खासी रखो, जिससे कि शो विनर कम से कम जेन्युइनली खुश होकर स्टेज से जाए, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स है तो शो है, तो डेफिनेटली उनके नीड्स को भी फुलफिल करना चाहिए, तभी आने वाले टाइम में इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। अब भाई वो बात करते थोड़े दूसरे टॉपिक पर, तो ट्रिस्टन ली को तो आप सब लगभग जानते ही होंगे। इवन मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था फेमस एमेच्योर बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, जहाँ इनके ऊपर भी मैंने बात की थी। तो जो बात है कि आप में से जिन्होंने भी इन्हें आज तक देखा होगा या देखा है, सबने इन्हें एक लीन और शेडेड फिजिक के साथ ही देखा होगा, और वो भी पूरे साल। इवन शायद ये पूरे साल सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज में भी रहते हैं, जो कि एक बहुत मेजर रीजन है कि आज तक इसीलिए कभी अपने फिजिक को मास वाइज और साइज वाइज ग्रो नहीं कर पाए।
हालांकि इसमें और भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि इतने लीन रहने के लिए इन्हें पूरे पूरे साल बहुत ही लो कैलोरीज पे रहना पड़ता होगा एंड साथ ही साथ पता नहीं ये कौन से पीडी और सब्सटेंसेस पे चलते होंगे। बट जो भी हो, अब 21 साल की एज पे आके इन्होंने फाइनली बल्किंग का डिसीजन लिया है एंड डेफिनेटली प्रोग्रेस इनके फिजिक में दिख भी रहा है, साइज वाइज और मास वाइज। अब भाई शेडेड रहने के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि पूरे पूरे साल अगर ये वैसे एक अलग टाइप के फिजिक को कैरी करेंगे तो उससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि उनकी ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बढ़ेगी। एंड इन कुछ सालों में उन्होंने उस चीज़ को किया भी एंड अब जाके जब इनकी ये वैल्यू स्टेबल हो चुकी है तो अगर ये बल्किंग भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। हालांकि अब इनके मन में कंपटीशन रिलेटेड थॉट्स भी आ रहे होंगे और हो सकता है कि आईवीबी एनपीसी के एमेच्योर शोज में भी पार्टिसिपेट करे एंड अगर ये चीज़ वो करते भी है देन उन्हें कुछ खास दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि जो लड़का करंट ओलंपियास और टॉप बॉडी बिल्डर के साथ वीडियो सेशंस और ट्रेनिंग सेशंस करता है तो डेफिनेटली उसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और सोर्सेस काफ़ी रहेंगे, तो इस चीज़ में इन्हें दिक्कत तो नहीं होने वाली। बाकी जब तक ये स्टेज पे कम्पीट करने नहीं आते तब तक तो ये बताना मुश्किल है कि सही में इनके फिजिक में पोटेंशियल है या नहीं कम्पिटिटिव फिजिक वाइज, क्योंकि स्टेज पे ही इनके फ्लॉस, वीकनेसेस और रियल पोटेंशियल पता चलेगा। और आज की लास्ट अपडेट भाई रॉस पैट्रिक की तरफ से, तो जैसा कि हाल ही में जस्टिन शायर ने अनाउंस किया कि वो 2024 का पूरा सेशन यानी पूरा साल ऑफ रखने वाले हैं, तो अब रॉस पैट्रिक ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी पूरे 2024 में कम्पीट नहीं करने वाले एंड अगेन वो फिर से एक लंबे और प्रोडक्टिव ऑफ सीजन में जाने वाले हैं, जिसमें कि मेन एम तो वही रहेगा कि वो कैसे अपने अपर फिजिक को ग्रो कर पाए अपने लोअर फिजिक के बराबर, जिससे कि उनकी सिमेट्री बढ़िया हो सके। तो अब इनको भी हम फिर 2025 में ही देख पाएंगे। तो भाई आज की वीडियो ये पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।